मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूमी का एक बहुत खूबसूरत सा कोट आज आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ और वो है इनसाइड एनी डीप आस्किंग देयर इज एन आंसरिंग, यू जस्ट हैव टू लिसन दैट आंसर। जिसने भी उन उत्तरों को सुना है उन्होंने अपने जीवन को बना लिया है। मंथन में आज जो मेरे मेहमान है ना, उन्होंने भी अपने हर सवाल का जवाब बहुत स्पिरिचुअली ढूंढा। उन्होंने अपने अंदर जाके अपने सपनों को समझा और फिर उन्हें पूरा किया। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बाहर बहुत सारी आवाज़ होती है और उन आवाज़ों को सुनने के चक्कर में कई बार हम उस चीज़ को सुनना ही छोड़ देते हैं या अनसुना कर देते हैं जिसके लिए वास्तव में हम बने होते हैं या जो हमारे लिए हितकर होता है। आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक बहुत ही वाइवेशियस पर्सनैलिटी से। उन्हें आप सभी लोगों ने बहुत सुना है, आरजे दिलीप सिंह है। वो सिर्फ एक आरजे ही नहीं है, वो फाउंडर भी है रेडियो अड्डा के। रेडियो अड्डा के फाउंडर होने के साथ साथ उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपना आरजे करना छोड़ दिया हो। वो आज भी एक्टर हैं, एंकर हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं और ये उनका ना ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है रेडियो अड्डा। अच्छा, वो इसके जरिए क्या करते हैं, कितनों के सपने पूरे करते हैं, आज ही हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैंने भेजा उनको एक रिक्वेस्ट और उनसे अब हम करते हैं बातें। जितने लोग जुड़ चुके हैं सब लोग वेलकम। हेलो हेलो हेलो। देखिएगा, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजा है। जुड़ गए। नमस्ते, वेलकम। नमस्ते, कैसी है अंकल? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम बढ़िया है ना। अब तो और चमक रहे हैं आप रोशन रोशन। मैंने कहा कि आप ज्यादा चमक रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा मैच तो होना चाहिए ना। मतलब बैलेंस कर रहे थे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको शायद पता होगा, जो पुरुष होते हैं भगवान उनके साथ बहुत पार्शियलिटी करते हैं। उन्हें ऑलरेडी सुंदर बना के भेज देते हैं नीचे, है ना। हम लड़कियों को जी, बहुत इसलिए हम मेहनत लोग की नहाते भी नहीं है टाइम से। जी, अच्छा, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय मुझे दिया, है ना। उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, क्योंकि इसके माध्यम थैंक यू से सो मैं मच, आपने इनवाइट किया। काफी तारीफ सुनी थी और आपके इस लाइव शो की तारीफ सुनी थी और मैंने कहा चलो मुझे मौका मिल रहा है इस सेशन में आने का, तो इससे बड़ी बात क्या हो नहीं, सकती है। मौका असल में मुझे मिल रहा है क्योंकि मोती दान मैंने किए थे। तो जो मोती दान करते हैं ना, उनको ये मौका मिलता है कि बेहतरीन लोगों से वो मिले और उनको, तो ये पूरा का पूरा वाह, मेरा प्लेजर है। तो मैं आपसे सवाल पूछना शुरू कर देती हूँ, है ना। जी अच्छा, आप फाउंडर है रेडियो अड्डा के। ये जी। पहली बात तो नाम अड्डा, है ना। ये अड्डा मुझे बड़ा जबरदस्त सा नाम लगा। तो ये नाम आपने सोचा क्यों, पहले तो आप मुझे ये भी बता दीजिए। आ, ये होती है ना कि इंसान कहीं ना कहीं कुछ तलाश रहा होता है, कुछ बेहतर की खोज कर रहा होता है। जब आप कहते हैं ना कि अ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो हम एक देसी परिवार और देसी जगह से आए हुए लोग होते हैं जिनको अड्डेबाजी ज्यादा पसंद होती है। वो वो प्रोफेशनलिज्म लाइफ से हट के थोड़ा सा हम गांव और अपने कस्बों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और वहां के लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं। वहां के ख्यालात, वहां की चीजें, वहां की मिट्टी, वहां की सुगंध, वहां की खुशबू ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो हम लोग कहीं चाय का अड्डा, कहीं बैठकबाजी होती है, तो मेरे दिमाग में भी आया कि ठीक है, रेडियो है, रेडियो सभी सुनते हैं, लेकिन एक ऐसा अड्डा हो जहां पर रेडियो हो, साथ में एंटरटेनमेंट हो, साथ में वो लोग जुड़े जो कि ज्यादा रेडियो को पसंद करते हैं, वो देसी लोग जो ज्यादा सुनना चाहते हैं रेडियो को और अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। तो इसी तरह से हम कई लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, भाई नाम क्या डिसाइड किया जाए। जब रेडियो की शुरुआत हम कर रहे थे अपने, पहले हमारा ये जो रेडियो अड्डा था वो प्रसार क्रिएशन था। प्रसार क्रिएशंस, फिर लोगों को कंफ्यूज लोग होते थे कि प्रसार यानी प्रसार भारती से प्रसार कुछ। भारती हाँ, वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रसार यानी कि फैलना, फैलाव, उसका ज्यादा दूर तक फैलना। तो प्रसार मैंने दो वर्ड्स लिए, मेरे पापा का पहला अक्षर, पहला नाम का 3 अक्षर, प्रसार, TRA, प्रभाकर से प्र लिया और सरस्वती से SAR लिया ओह और वाह दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। तो मेरे माँ बाप से बढ़कर कौन होगा, तो मैंने शुरुआत वहीं से की। पेरेंटल कंपनी है प्रसार क्रिएशंस। फिर आया रेडियो अड्डा जहन में कि एक रेडियो स्टार्ट करना चाहिए जहां ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोगों को संभावनाएं दे, जहां पे उनको प्लेटफॉर्म मिले, जहां पे वो सीखने के साथ साथ काम भी करें।
तो रेडियो अड्डा की शुरुआत 2019 में मुंबई से हुई और अभी तक हमारी 5 ब्रांचेस हैं, दिल्ली, मुंबई, पटना, इंदौर और पुणे। तो ओह ये हमारी वाह, शुरुआत है। क्या थैंक यू। बात है, क्या बात है। अच्छा देखिए, ऑलरेडी बहुत सारे एफएम तो हैं ये ना, अगर हम दिल्ली की भी बात करें, आप मुंबई में हैं, जी, हम दिल्ली में हैं, बहुत सारे एफएम ऑलरेडी हैं, फिर हमारे नेशनल चैनल भी हैं, रेनबो वगैरह, जी, सब इतना कुछ सुनने जी। में ही। तो फिर हाँ, आपने क्या सोच के रेडियो अड्डा बनाया है? मतलब आपको ये कभी खौफ नहीं था कि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, पता नहीं मैं जी, सरवाइव कैसे करूं? क्योंकि अगर आप कोई चीज अकेले शुरू करते हैं तो डर बहुत ज्यादा होती है ना, और ऊपर से आपका बिल्कुल। ये ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है, तो जी, कभी आपको लगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकती है? बिल्कुल। एक्चुअली होता है क्या है कि हम सारे लोग एक ही भीड़ में दौड़ रहे होते हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। जब तक आप कुछ अलग नहीं करते हैं, यूनिक नहीं करते हैं, सफलता असफलता दोनों हम्म। फेज आते हैं वहां पे। लेकिन राइट। जब डर के हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो शुरुआत नहीं होगी। तो रेडियो जब तक फ्रीक्वेंसी पे था, अभी भी है। लोग जो धीरे धीरे करके डिजिटलाइजेशन हो रहा है, सब डिजिटल पे आ रहे थे। मैंने देखा कि सारे जो आरजेस हैं, लोगों को सुनने के साथ साथ देखना भी पसंद करने लगे लोग, कि भाई हाँ। जो आवाज है वो दिखती कैसी है। शायद वो खूबसूरत आवाज देखने में कुछ अलग सी हो, जो बोल हाँ। रहा है शायद उसकी एज ज्यादा हो या उससे भी कम हो। जब मैं रेडियो पे शो करता था मतलब तो फिल्टर हो जाते होंगे ना, जो प्रेम करने वाले हाँ, वो बिल्कुल, फिल्टर हो जाते हैं। बिल्कुल। अभी लोग नावेद को देखते हैं, पसंद करते हैं, बउआ को देखते हैं, हाँ। पसंद करते हैं। मैक्सिमम जो आरजेस थे सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और सब दिख रहे हैं। तो हमने हम्म। कहा जब दिखना ही जरूरी है तो पहले दिखना ही शुरू करते हैं, डिजिटल रेडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी तो हमें बाद में मिल भी जाएगी। तो हाँ। इसी तरह हमने रेडियो अड्डा की शुरुआत की, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जहां पे हम्म। हमारे जो आरजेस हैं वो पांचों प्लेटफॉर्म से लाइव जाते हैं और शोज करते हम्म। हैं। हमने ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्ट की जहां पे वो सीखते हैं। सीखने के साथ साथ वो वही उसी प्लेटफॉर्म पे काम भी करते हैं। और डर हमेशा होता है कि फेल्योर का डर होता है कि कहीं फेल ना हो जाए। तो हम्म। वो डर लेके चलना जरूरी है। हम्म। जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब बिल्कुल आप सही। करते करते आपके अंदर के एक डर खत्म हो जाता है, आप उस भीड़ में लीड करते हैं, तो आप वहीं पर सरवाइव कर जाते हैं। तो मैं जब दिल्ली से मुंबई आया था तो मैं यहाँ पे जीरो ही था, क्योंकि मुंबई में एक नई आइडेंटिटी तलाश करना, नए लोगों से मिलना। जो दिल्ली में हम इनसिक्योर होते हैं, कहीं भी एक जगह जॉब कर रहे होते हैं तो इनसिक्योर होते हैं, नई चीज शुरू करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें। लेकिन हम्म। वो इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं, सर्वाइवल है, लेकिन बेहतर करना है, लोगों को बीच दिखना। हमारे जैसे कितने ही आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है। पहचान वो नहीं, तलाश बिल्कुल रहे सही। अपने आप को। उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर वो हम्म। जज्बा है, लेकिन वो अपने आप को आगे से नहीं ले जा पा रहा है, क्योंकि रिस्क है। रिस्क शुरू से मैंने लिया है अपनी लाइफ में। जब मैं मेडिकल का स्टूडेंट हुआ करता था, तब से मैंने आप आज तक मेडिकल, रिस्क ही लिया है। जी। मेडिकल से ये रेडियो, अरे ये हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? ये भी एक कहानी है कि मैं एमबीबीएस बनने के फिराक में था। एक दौड़ थी, उस रेस में भी मैं शामिल था, लेकिन उस रेस रेस का हिस्सा बस कुछ ही समय तक रहा हूं। जब मुझे एमबीबीएस मिलने वाला था तभी मैंने रेडियो की तरफ रुझान अपना कर लिया और मैं रेडियो में आ गया। तो पापा वहां और से मम्मी का रिएक्शन बताइए मुझे, मुझे बाकी चीजें बाद में, रिएक्शन, पापा और मम्मी ने क्या किया? देखिए, मम्मी तो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन पापा साथ थे उस टाइम पे। और हम्म। पापा तो चाहते थे कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक कलाकार था। डॉक्टर थे लेकिन उनके अंदर एक कलाकार था जो कि मेरे अंदर वो तलाश रहे थे वो। उनको ओह। लगता था कि बच्चा कहीं ना कहीं कुछ अलग करेगा, और वो मेंटली रेडी थे। ठीक है, उनको ये भी लगता था मुंबई जा रहा है तो कुछ न कुछ अलग करेगा। और फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि आप जब एक सब कुछ आपके घर में सेट है, आप एक मेडिकल फील्ड से हैं, मेडिको फैमिली है, आप वहां पे अच्छा काम कर सकते हैं। आपकी कल को शादी होगी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप रिस्क ले रहे हो, आप अभी स्ट्रगल करोगे तो कैसे संभालोगे चीजों को। वो रिस्क हम्म। वहां भी उस टाइम पे भी था,
कि जब मैंने शुरुआत की, लेकिन मेरी फैमिली ने कभी भी अपोज नहीं किया उस चीज को। ठीक है, बाकी चीजें चल रही है। शुरू में रहा रहा है कि ये क्या कर रहे हो, होता है कि ठीक है इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, तुम्हारे जैसे हजारों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, 7,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं चैनल्स में। मैंने कहा ठीक है करके देखता हूँ, और जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया एक लोकल टीवी, केबल टीवी से, जहां पे मैं एंकरिंग करना शुरू किया। उसके बाद थिएटर अच्छा। ज्वाइन किया। जब लोगों की नजर में आ गया कि मैं लोकल टीवी में अच्छा कर रहा हूँ, केबल टीवी में, तो फिर मैंने हम्म। रेडियो का ऑडिशन दिया। रेडियो का अच्छा। ऑडिशन दिया, पहले साल मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि एक गांव से आया हुआ कहाँ के लड़का, रेडियो में? और मैं प्रयागराज इलाहाबाद से, और ओ। वहीं की आकाशवाणी मैंने हाँ ज्वाइन की थी। तो पहले साल मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि जो गांव से आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डिक्शन में कमियां, जो तलफ्फुज में प्रॉब्लम्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। जी। वो चीजें समझने में एक साल चला गया मेरा, उनको दूर करने में। और जब सही हुई चीजें, अगले साल मैंने ऑडिशन दिया, तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हुआ तो फिर मैंने रेड एफएम, यानी कि उस टाइम पे एस एफएम हुआ करता था 2007 में, तब अच्छा। मैंने बनारस में ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर वहां से छोड़ के मैं दिल्ली आया। दिल्ली में रेड एफएम की जगह पे फिर मैंने रेनबो ज्वाइन किया। आप रेनबो को बखूबी जानती हैं, ऑल इंडिया रेडियो। बहुत अच्छे से। तो बिल्कुल बिल्कुल। वहां से शुरुआत हुई मेरी, और फिर वो जो दौर चला है, वो जो सफर चला है, आज तक चल रहा माय गॉड। सबसे अच्छी है। चीज तो यही है कि आपने असल में धरातल से शुरुआत की है ना। और जी, जो इतना बड़ा सपना होता है लोगों का एमबीबीएस डॉक्टर बनना, आपने उसको छोड़ करके वो चुना जो दिल की आवाज थी आपकी। दिल की आवाज बिल्कुल। सुनना ज्यादा बेहतर है नहीं? बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, आज का जो यूथ है ना, वो उसके अंदर पेशेंस नहीं है। जो अब के लोग हैं उनको क्या चाहिए कि मुझसे भी पूछते हैं कि मैं ट्रेनिंग करने के बाद क्या मुझे रेडियो में जॉब मिल जाएगी। तो ट्रेनिंग एक प्रोसेस है। ट्रेनिंग करने के बाद जॉब मिलना या ना मिलना, ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हो, कितना अच्छा कर रहे हो, आप कितना बेहतर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपको उस बेस पे काम मिलता है। फिर पूछते हैं सैलरी कितनी होगी। ये गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि पे स्केल आपका डिसाइडेड होगा। ये एंटरटेनमेंट की फील्ड है, जहां पे आपके काबिलियत के हिसाब से आपके पैसे तय किए जाते हैं। कितना बिल्कुल आपको मिलना है, बिल्कुल। काम कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा। तो वो चीजें आज के यूथ को समझनी चाहिए कि भाई, जो लोग अभी सक्सेस पा चुके हैं या उस दौड़ में हैं, जिनको लोग पहचानते हैं, वो भी लगातार काम कर रहे हैं अपने ऊपर। वो हम्म। उस जगह पे रुक नहीं गए हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी जी। अभी भी काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, हम सभी काम कर रहे हैं। तो वो पेशेंस को लेके चलना जरूरी है। तो वो इनको समझनी होगी कि हमें अपने आप को किस तरह से डिवोटेड करना है इस फील्ड के लिए, कितना टाइम देना है। एक समय आएगा जब आपको पहचान मिल जाएगी। आप जरूर, ऐसा समय आता है, लेकिन ये समझना जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। देखिए ना, सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि आप जी, ट्रेन कर रहे हैं लोगों के, है ना। और मैंने जी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ दिल्ली में भी देखे हैं जिसमें सपने लेके बहुत सारे बच्चे आते हैं इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे जी। सपने कि आज हमने ट्रेनिंग ली ना, तो अब जब इसके बाहर हम्म, निकलेंगे तो हाथ में एक नौकरी होगी, या तो हम रेडियो में होंगे या हम टेलीविजन में होंगे। तो आपके ऊपर भी ऐसा प्रेशर तो बहुत रहता होगा ना जब ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते होंगे। तो आप जी। इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उतने बच्चों के लिए जॉब ढूंढना या जॉब दिलवाना तो कोई आसान काम हम्म, नहीं है। और उसमें से भी बिल्कुल आपको सही ये बात। मालूम होता है कि कौन सा बच्चा उसमें से क्रीम है जिसको कि जॉब फटाफट मिल हम्म, जाएगा, और कौन से ऐसे हैं जो कि सिर्फ ट्रेनिंग लेके घर बैठने लायक है ना। ऐसा होता है। जी, तो आप बिल्कुल इसे बिल्कुल कैसे ऐसा मैनेज होता करते हैं? है। देखिए, जब कोई ट्रेनिंग लेने आता है, तो उनके सवाल, उनकी क्वेरीज से पता चल जाता है कि कितनी दूर तक जाने वाला है। और हम्म। कंफ्यूज जो लोग होते हैं, वो बहुत टाइम तक कंफ्यूज होते हैं। जो क्लियर होता है, जो कंसंट्रेट होता है अपनी चीज पे कि मुझे ये करना है और इसी पे फोकस करना है। हम्म। अब उसमें बहुत सारे लोगों को जो तुरंत जॉब की तलाश होती है, जो लोग बोलते हैं मैं कॉल सेंटर छोड़ के मैं जॉब के लिए मैंने रेडियो में अप्लाई किया है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने बैंकिंग की जॉब छोड़ के रेडियो में अप्लाई किया है, तो मुझे क्या जॉब मिल जाएगी। मैंने इसलिए रेडियो ज्वाइन किया है कि मैं उस जॉब से बोर हो गया हूं, और मुझे ये जॉब ज्यादा पसंद है, मुझे यही करना है। तो उसके लिए आप तो रेडी हैं, आप
आप मेंटली तो रेडी है कि मैं कर लूंगा, लेकिन आपको क्या उतनी टेक्निकलिटी वो आती है, क्या वो चीजें आती हैं? उनको सीखने में जो टाइम जाता है वो पेशेंस नहीं होता उनके अंदर। और जी उसी बिल्कुल। पेशेंस को हम चेक करते हैं कि ये चल पाएगा दूर तक या नहीं चल पाएगा। जो ज्यादा हम्म। दूर तक जाने की कोशिश करता है उसको हम खुद भी सपोर्ट करते हैं। और जिनके अंदर वो जल्दबाजी होती है कि मुझे 1 महीने में ही चाहिए, फिर हमको उनके हिसाब से उनको छोड़ देते हैं। भाई तुम स्ट्रगल करोगे तो समझ में आ जाएगा कितनी दूर तक जा सकते हो। और कुछ लोग इसी जल्दबाजी में वो क्या करते हैं कि ट्रेनिंग करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं और गायब हो जाते हैं। जो जहां से आया होता है वहीं पे काम करने लगते हैं। वहीं चले आए। सही लेकिन कहा जिसके आपने, अंदर बिल्कुल। पैशन है, हमारे एकेडमी से, रेडियो अड्डा से इतने लोग हैं कि आज फेमस हो गए हैं कुछ लोग जो अच्छा अच्छा। काम कर रहे हैं, रेडियो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डबिंग वॉइस और एंकरिंग कर रहे हैं, कितने लोग टीवी में एंकरिंग कर रहे हैं। तो उनके अंदर वो पैशन था, उन्होंने फ्री में भी काम किया है, चैरिटी भी की है, हम्म। फिर जाके आज वो हम्म। अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लोग पहचान रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं पहले काम नहीं कि कितना मिलेगा इसमें तब मैं करूंगा। तो उनको वो जज्बा नहीं होता काम करने का, उनको सिर्फ पैसे की भूख होती है कि इसमें कितना मिलेगा। और डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं, उसके हिसाब से पैसे डिसाइड होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, आए तो हजारों लोग हैं, लेकिन जो दिख रहे हैं वो बहुत, हम्म। जो रेयरली जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सबको प्रॉमिस भी नहीं करते कि भाई हम आपको स्टार बना देंगे, ना ही हम हम्म। प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको प्लेसमेंट दिला देंगे। हम ये कोशिश करते हैं कि आपके अंदर जो चीजें हैं उनको हम पॉलिश करके और एनहांस करेंगे और अच्छा बनाएंगे, और उसमें आप खुद अपने आप को जहां पे ले जाना होगा वहां पे आप फिट कर लोगे। सारे के सारे ना तो आरजे बनते हैं, सारे के सारे ना तो डबिंग आर्टिस्ट बनते हैं, सारे के सारे ना तो एंकर बनते हैं। उसमें से बिल्कुल कुछ सही। होते हैं जो सारा कुछ करते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। उसमें से कुछ होते हैं जो अपनी एक फील्ड चूज कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि मैं इसमें बेहतर कर रहा हूं और यही मुझे बेहतर करना चाहिए। तो वो अपना वो जगह बना लेते हैं और उसी में काम करते हैं और अच्छा कर रहे हैं लोग। तो जो लोग हैं रेडियो अड्डा से जुड़े, सेटिस्फाइड हैं वो। हम किसी से ज्यादा फीस भी चार्ज नहीं करते कि भाई उसको परेशानी हो, मिडिल क्लास फैमिली है। तो जी। वो लोग आते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से फीस पे करते हैं और सीखते हैं और काम करते बहुत बेहतर। देखिए ना, आपके फैन भी बन चुके हैं, विकास जी हैं। उन्होंने ऊपर आपकी आवाज को अमिताभ बच्चन से भी कंपेयर किया, और फिर नीचे लिख रहे हैं मैं हैं। आपका थैंक यू फैन विकास। बन गया हूँ सर। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच। देखिए, आपके आपके इतने सारे फैन हैं, आप किसके फैन हैं? किसने आपको सॉरी। इंस्पायर किया है हमेशा? आपके इतने सारे फैन देख के मुझे लग रहा है कि अब मुझे ये पता करना चाहिए कि आप किसके फैन हैं, किसने आपको इंस्पायर किया है जीवन में? एक्चुअली जो आजकल मुझे आज तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसका फैन हूं, लेकिन हर एक समय पे कोई ना कोई मुझे इंस्पायर कर जाता है। हर एक जमाने में कोई ना कोई रहा है जो मुझे इंस्पायर करता रहा है। सबसे पहले तो मेरे पापा ने मुझे इंस्पायर किया था। हम्म। उसके बाद जब मैं टीवी देखता था तो मुझे विविध भारती पे जो प्रोग्राम्स आते थे, यूनुस हम्म। खान, कमल शर्मा, महेंद्र मोदी, ये सारी आवाजें उस टाइम पे पूरे देश में सुनाई दिया करती थी विविध भारती के जरिए। तब एफएम स्टेशन हम्म। नहीं हुआ करते थे। और उन्हीं को सुन के, उन्हीं को कॉपी करके, उनको फॉलो करके मैंने भी रेडियो में ऑडिशन दिया था। कह सकते हैं कि उनको कॉपी किया था, लेकिन कॉपी करना भी जरूरी है, किसी न किसी को फॉलो करना भी जरूरी है जो आपका रोल मॉडल होता है। तो रेडियो में अमीन सयानी से शुरुआत से लेके बिना का गीत माला और उसके बाद जो आज तक का दौर चल रहा है, सारे के सारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं। और समय बदला, समय के हिसाब से रेडियो का जो ट्रेंड बदला है, उनके कॉन्सेप्ट बदले हैं, शोज बदले हैं, लेकिन इंस्पायर मुझे पुराना रेडियो यानी विविध भारती ने किया था। और एक्टिंग जो थी, एक्टिंग में मुझे अमिताभ बच्चन और अब कहें तो इरफान खान जी जो नहीं रहे हैं, वो हाँ। मुझे बहुत पसंद थे। तो इस तरह से अलग अलग दौर में अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग जो रोल मॉडल्स आते रहे हैं वो मुझे इंस्पायर करते रहे। मैं किसी का कभी भी एक इंसान का फैन नहीं रहा हूं। जब जो समय के बेहतर कर साथ, रहा है। हाँ, जी। बदलता गया। बहुत सुंदर। अच्छा, आपका कोई ऐसा सपना है जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा सपना है जिसका पूरा होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल। मेरा सपना यही है कि रेडियो अड्डा एक फ्रिक्वेंसी एफएम जल्दी से जल्दी आ जाए, फ्रिक्वेंसी पे आ जाए। और मैं सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैं इंटरनेशनल रेडियो अड्डा को लेके जाना चाहता हूं। और अभी ऑफर्स भी आ वाह। रहे हैं जर्मनी से और श्रीलंका से कि आप यहाँ पे स्टार्ट करें। तो प्लानिंग है कि
अब हमारा जैसे हम रेडियो एक्सीलेंस अवार्ड कर रहे हैं 3 दिसंबर को, इस मुंबई अवार्ड में शो कर रहे में हैं। मुंबई में कर रहे हैं। तो रेडियो की दुनिया का दूसरा अवार्ड शो होगा जिसमें कि देश के कोने कोने से लोगों को बुला के सम्मानित किया जा रहा है। और रेडियो मिर्ची के बाद रेडियो अड्डा ही वो एक अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसमें मोर देन 50 सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और देश के अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज और रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स सभी आ रहे हैं। हम्म। तो एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे इतने सारे लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और हमारा अगला यही प्लान है कि हम इसको लेके इंडिया से बाहर भी जाएं और इंडिया के जितने भी सिटीज हैं जहां पे रेडियो की ज्यादा मांग है, वहां पे हम रेडियो अड्डा जी। की ब्रांच स्टार्ट करें, वहां पे लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। ब्यूटीफुल। बहुत बहुत अच्छी बात आपने सोची है, जरूर पूरा होगा। सपना है तो वो तो मुकम्मल होगा ही होगा। अच्छा थैंक यू। दिलीप जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब हम किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि जिंदगी इनकी बड़ी आसान रही होगी, है ना। अब आप बॉस जी। बन के बैठे हुए हैं, 4 शहरों में खोल लिया आपने अपना हम्म, रेडियो अड्डा, तो अब क्या टेंशन, क्या स्ट्रेस आपको। लेकिन मन के अंधेरे में जब हम अकेले बैठे होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें बहुत ज्यादा बॉदर करती है, बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। बिल्कुल। आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको उस अंधेरे से निकलने में वक्त लगा हो, जब आप थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड माहौल में रहे हो, आपको वक्त जी। लगा हो, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हाँ, कई बार अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो देखते हैं वो होता नहीं है। जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो सिर्फ उस इंसान को, उस किरदार को पता है जो जी रहा होता है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो सामने से खुश दिखते हैं। टीवी पे आप देखते हैं एंकर्स को देखते हैं, रेडियो पे आप आरजेस को सुनते हैं, लेकिन उनके इंटरनल, उनके अंदर चीजें क्या चल रही हैं, मेंटली वो किस फेज से गुजर रहे हैं, फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको बुखार है, उसका पेट खराब है, वो किसी को दिखता नहीं है। शो मस्ट गो ऑन। अच्छा दिखना है, अच्छा बोलना है, प्रेजेंटेबल रहना है। यही इस मार्केट की डिमांड है। जिस दिन आप डिप्रेशन में आ जाओगे, पब्लिक को दिखा दोगे, आपके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। भाई ये तो रोता रहता है। तो ये सच्चाई से सब भागना चाहते हैं, और सच्चाई जिस दिन आप लेके सामने आ जाएंगे उस दिन सब आपके फैन नहीं रहेंगे। फिर वो चीजें वहीं से धीरे धीरे खत्म होती रहेंगी और प्रॉब्लम सबके अंदर आती है। और जब मैं अकेले होता हूं, मुझे लगता है कि मैं एक कंपनी रन कर रहा हूं, इतने सारे लोग अपने साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो सारी चीजें मैं अकेले हैंडल कर रहा हूं। और जैसे कि अभी भी हम लाइव चल रहे हैं, लेकिन दूसरे फोन पे मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं। जो लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं वो लोग उसको हैंडल नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, जो सामने वाले को लगता है। तो वो परेशानियां और प्रॉब्लम्स भी हमारी अपनी खुद की है। तो उसको फेस करना, उसको साथ लेके चलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेके चलना पड़ेगा। और रही बात जो बुरे दौर से गुजरना, डिप्रेशन से गुजरना, वो कभी कभी होता है, सबके साथ होता है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जब ये कोरोना का समय आया था, उस टाइम पे बिजनेस को लेके बहुत सारे लोग टेंशन में थे। लेकिन मेरे लिए वो लॉकडाउन फिर बाद में सही साबित हो गया। अच्छा हुआ कि उसी टाइम पे मेरी कई ब्रांचेस हमने स्टार्ट की, बैठ के सोचने का, समझने का, वर्कआउट करने का टाइम मिल गया। तो काफी चीजें उसमें हमने किया। और बाकी दौर तो अच्छा बुरा सबके साथ गुजरता रहता है, वो होता है, चलता रहता है। उस टाइम में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या आप कुछ पढ़ते हैं, खुद को क्या पढ़ के समझाते मैं हैं? पढ़ता हूँ उस टाइम पे, और कॉमेडी शो देखता हूँ। कपिल शर्मा मेरे लिए डिप्रेशन के टाइम पे, जब मैं सैड होता हूँ या फिर अकेला होता हूँ, तो दो ही चीजें हैं, या फिर लिटरेचर पढ़ना, शेरो शायरी पढ़ना, या फिर कपिल शर्मा का शो देखना। क्योंकि अच्छा जब आप अपने आप को डाइवर्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसी चीजों में, उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे। तो मैं डाइवर्ट करने के लिए यही सब चीजें करता हूँ। शेर व शायरी का आपने नाम लिया ना, तो आपको किसी ने अभी लिखा है, स्वाति शांडिल्य ने, सर एक शायरी हो जाए। अच्छा, तो आप शायरी भी किसने लिखा करते हैं है? तो श्वेता शांडिल्य नाम था शायद। अभी हाँ, अच्छा स्वाति अच्छा। स्वाति शांडिल्य। हम्म। ओके। आपके एम्प्लॉय तो नहीं अ, है? नहीं, मुझे शायद नहीं पता है। शायद एक बार नाम देखूंगा तो पता चल जाएगा। हम्म। खैर, शेरो शायरी का तो आप भी बहुत अच्छा करती हैं।
शुरुआत अरे आपसे की जाए। मैं तो बस यूं ही अचानक झटके से कुछ भी सोच के लिख लेती हूँ। मैं एक अच्छी प्रोफेशनल शायर नहीं हूँ। मेरे दिल में कभी जो चल रहा होता है तो वो मेरी शायरी बन जाती है उस वक्त थोड़ी देर के लिए। उस यही यही होता है, एक अच्छे राइटर की पहचान यही होती है, जो चलता है वही लिखता है। कॉपी पेस्ट का जमाना तो अब रहा नहीं है वैसे भी। और मैं भी जो लिखता हूँ मुझे कभी याद नहीं रहता है। हाँ, मैं जब यही यही लिखता हूँ बहुत तो लिख देखा है। डालता हूँ। हाँ, अगर कोई कहे अपनी लिखी हुई को सुनाओ तो मुझे याद नहीं रहता है। हाँ। मैं किसी और का शेर सुना सकता हूँ, निदा निदा सुनाइए ना। फाजली, बशीर बद्र और वसीम सुनाइए ना। बरेलवी। एक अरे सुनिए ना, शेर है। माफ हम्म, कीजिएगा, पूजा जी जी कोई जी। हैं, वो कह रही हैं कि मैम प्लीज सर से कहें कि एक सॉन्ग को भी गुनगुना दें। तो पहले आप अपनी नहीं शेर नहीं, सुनाइए, ये उसके बाद आप वो एक गाना। ये ये गाने में सबसे बुरा सिंगर मैं ही हूं, जो कि कभी भी नहीं गाता। और गाने की हिमाकत नहीं करूंगा, लेकिन आपने अगर अभी फॉलो भी किया होगा तो अनफॉलो कर दोगे। तो मैं ये नहीं करूंगा, तो रिस्क नहीं ले सकता मैं। तो रिस्क फिर बहुत हम लिया शेर है। सुनेंगे। फिर हम हाँ, शेर शेर सुनते सुन हैं। सकते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो शेर इस तरह से है कि मेरी आंखों से जो जाहिर है छुपाऊं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हैं गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बढ़ी आती हैं गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। ये है ओहो। वसीम बरेलवी जी का, जिन्होंने अगली लाइन उनकी थी कि अ, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। तो जो रियलिस्टिक शायरी है, जो आपसे कनेक्ट होती है, तो मैं उन्हीं को पढ़ता हूँ। ऐसे जो शायर हैं बहुत अच्छे हैं, और उनको हमेशा मैं पढ़ता रहता हूँ। बहुत जी, खूबसूरत, और बहुत बहुत सारे खूबसूरत। लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, सब लोगों का थैंक यू, बहुत से आके भी जा चुके हैं। उन लोगों का हम अब हाँ उनके बारे में बात नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि आपकी जर्नी है, तो मैं थोड़ी सी लालची हूँ, एक आध सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। मुझे ये जी। जानने का मन है कि क्या आपको किसी बात का कोई रिग्रेट रहा है जीवन में? आपकी आवाज थोड़ी सी कट धीरे आ रही रही है। है। हाँ। मैंने कहा क्या आपको कभी किसी बात का कोई रिग्रेट भी रहा है? रिग्रेट, मैं आज तक मैं ना वो इंसान हूं जो गो विद द फ्लो। मैं चीजों के साथ आगे बढ़ता रहता हूँ। रिग्रेट मैं आज तक नहीं सोच पाया कि मैं किस बात के लिए रिग्रेट करूं। हाँ, रिग्रेट रहा है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम कम दे पाया। जब जरूरत थी तब नहीं दे पाया था, और तब वो भाग दौड़ ज्यादा चल रही थी। जब मैं स्टेबल स्टेबल हुआ तब तक चीजें, पापा नहीं रहे उस टाइम पे, पापा जा चुके ओह। थे, तो बहुत सारी छोटी छोटी अच्छा। जो चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए वो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग भागते रहते हैं और फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो फैमिली को टाइम दीजिए। और जैसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरी 10 दिन से फैमिली से बात नहीं हुई। तो ओह। इस चीज का हमेशा मैं सोचने के बाद ये सोचता हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ। तो बस उसी चीज का रिग्रेट है, बाकी सब अच्छा चल रहा है। और जो प्लान किया था वो उसी तरह से जा रहा है, सिस्टम से जा रहा है। तो आपके रिग्रेट का एक आंसर तो बहुत आसान है, जब आप लाइफ खत्म करेंगे तो सबसे पहले तुरंत घर पे कॉल कर लीजिएगा, है ना? तो उससे वो रिग्रेट भी खत्म हो जाएगा, वो सबसे अच्छी बात बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा बहुत। आपने। मैं सोचता हूँ हमेशा, लेकिन वही है, काम, भाग दौड़। पर फैमिली से आके तो रॉकी सब चीजें भैया, समझ रहे हैं। हाँ, रॉकी भैया प्रयागराज रॉकी वाले। भैया प्रयागराज वाले, क्या हाल है ब्रो? ये हमारे रॉकी भाई हैं, डीडी न्यूज के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, जो अच्छा। दूरदर्शन के इलाहाबाद में है। हाँ, प्रयागराज में ही है। और ये मेरे बहुत बड़े नमस्ते। शुभचिंतक हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं रॉकी भाई। तो हमेशा बहुत हालचाल लेते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, कुछ दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो हाल चाल लेते रहे ना। हाँ जी, यही सारे लोग तो हैं, अच्छे बुरे हर समय काम आते हैं। बिल्कुल। अच्छा दिलीप जी, जीवन जी का सफर तो यूं ही आगे बढ़ता रहेगा, है ना? कोई जी। ऐसा मैसेज या कोई ऐसी लाइन जो आपको बहुत प्रिय है, जो आप अक्सर खुद को कह देते हैं जब आप थोड़े से भी उदास होते हैं और फिर आप उठ चलते हैं, वो ऐसी कौन सी लाइन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? रुक जाना नहीं तू कभी हार के। आ नाइस। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात यह, डू ट्रेन योर सेल्फ गुड। अब आपको, आप अपने आप को
अच्छे से ट्रेन करेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। और यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे टैलेंट की कद्र होती है। यहाँ पे कोई भी सोर्स या कोई भी जैक, कोई भी जुगाड़ आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। आप जुगाड़ से आगे तो बढ़ सकते हैं, एक बार जा सकते हैं, लेकिन सरवाइव नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। वहां पे आप रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। इसलिए आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना है, अपनी चीजों पे काम करना है, अपने टैलेंट पे काम करना है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो आप जैसा ही काम कर रहे हैं, आप जैसा व्यक्तित्व लेके, आप जैसा चेहरा लेके, आप जैसी आवाज लेके घूम रहे होते हैं। लेकिन आप जिस दिन रुक गए, दूसरा आपकी जगह पे आ जाएगा। तो आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने मेहनत करनी है अपने ऊपर, तभी आप सक्सेस आपको मिलेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आरजे दिलीप को एक लाइन में आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आरजे दिलीप अभी तक डिफाइन अपने आप को मैं कर नहीं पाया हूँ वैसे तो, क्योंकि एक लाइन मेरे लिए बहुत कम है। मैं अपने आप को जहां देखता हूं, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी चीजें मेरे अंदर हैं जो कि मैं खुद धीरे धीरे उसको डिस्कवर करता हूं, बाद में पता चलता है। और कोई भी इंसान, कोई भी हो, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाद में उसको पता चलता है, भाई ये तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये भी टैलेंट है। लेकिन उसको बाहर लाने का काम कोई तीसरा करता है। तो अभी मैं अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ कि आज दिलीप क्या है। हाँ, बस यही कह सकता हूँ कि चलती का नाम गाड़ी अपने आप को बस आगे लेके जाते रहिए। और काम बहुत सारे हैं करने को, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे मिलने वाली है। और अभी तो बहुत सारा समय है, बहुत सारा सफर है तय करना, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, वो हमें भी नहीं पता होती है आगे चल के क्या होने वाला है। मैंने प्लान तो किया था कि रेडियो अड्डा, और मैं आरजे दिलीप रेडियो अड्डा और एक्टर एंकर सब कुछ प्लान किया था, लेकिन किस तरह से होंगी चीजें वो नहीं पता थी। आज मैं आपके साथ बैठ के ये लाइव सेशन कर रहा हूँ, ये भी नहीं पता था। ये अनसर्टेन चीजें होती हैं जो आपको अनसर्टन होती है, लेके चली जाती है कहीं और। तो पर ये बहुत मुश्किल है अच्छी मुझसे। बात है ना। जी आप अनसर्टेन चीजों से जीत जाते हैं ना। आप वही है कि आप अपने अंदर, मुझे लगता है कि अपने अंदर जाके बात करते हैं, और जब आप अंदर जाके बात करते हैं तो आपको जवाब मिल जाता है ना। रूमी के कोट्स बिल्कुल। जो है मुझे इसलिए बहुत पसंद आते हैं। वो लाइफ के ना, वो हाँ हकीकतों को बयां करने वाले कोट्स होते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल करेक्ट। और दिलीप जी यही मुझे, सब फिलोसफी है जो आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में बहुत सपोर्ट करती है, बहुत आपको आगे ले जाती है। और हमेशा जो कोट्स होते हैं ना कहीं आपकी लाइफ से वो रिलेटेड होते हैं। आप जब पढ़ेंगे और आप दिल से उसको चाहेंगे करने, तो आप कर लेंगे उस चीज। बिल्कुल। मेरे भी कितने फ्रेंड्स चलिए। हैं जो रेडियो में है, एक्टिंग में है, अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग शायद प्रॉब्लम सबकी होती है, कहते हैं कि जब हम चाहते तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स, परेशानियां, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, आपका जो स्टेटस है, सब कुछ बहुत मैटर करता है। और एक शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो सबके साथ कुछ न कुछ मजबूरियां होती हैं जो उसको रोक देती हैं, वरना जज्बा, जोश, पैशन सबके अंदर है तो काम करने का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। दिलीप जी, आपसे बात करके बहुत एनर्जी महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव थैंक यू सो इंसान है आप। मच। और आप थैंक जिस यू सो पॉजिटिविटी मच। से इतने सारे कलाकारों को बना रहे हैं ना भारतवर्ष में, भारत के बाहर विदेशों में भी आपकी प्लानिंग है, वो सब जरूर मुकम्मल होगी, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और जब आप फॉरेन कंट्री में भी स्टार्ट करेंगे तो एक बार हम जरूर वहां का लाइव सेशन करके बिल्कुल देखेंगे, है ना। बिल्कुल बहुत मजा करेंगे। आएगा। और कोशिश रहेगी एक बार मुलाकात भी हम करेंगे, और प्लानिंग भी करेंगे कि क्या क्या साथ में काम कर बिल्कुल सकते हैं। थैंक यू बिल्कुल। सो मच और योगिता जी, आपके इस आपने। इवेंट के लिए शुभकामनाएं। तो 3 थैंक यू दिसंबर सो के मच, इवेंट थैंक के यू लिए सो मच। शुभकामनाएं। रेडियो अड्डा एक्सलेंस अवार्ड यस, बहुत उसके बेहतर होने वाला है। और अगर आपके बेशक, पास वक्त हो तो जरूर आइए, आप भी आइए। और जरूर। फिर आगे का प्लान हम दिल्ली का भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तरफ से आपको जी। शुभकामनाएं, और आपके प्रिय मित्र रॉकी भैया भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। अरे रॉकी भाई, थैंक यू सो तो मच भाई। भाभी को भी मेरी तरफ से सलाम देना। आपका धन्यवाद, और जल्दी मिलेंगे। आपकी पॉजिटिविटी जी। के लिए थैंक यू, शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। सी यू।